The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समूह को कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे और आदिवासियों ने आजादी की जंग में जो योगदान दिया उसके प्रति हमारी सरकार लोगों को जागृत करने का काम कर रही है। साथियों, आज से 2 दशक पहले गुजरात जिस स्थिति में था वो आज की नई पीढ़ी को शायद ही पता होगा। हालत ये थी कि राज्य के बहुत से इलाके पानी के लिए तरसते थे। इलाज किए लोगों को शहर शहर भटकना होता था। 24 घंटे बिजली एक सपने की बात थी। ज्यादातर इलाकों में जीना इतना कठिन था कि लोग पलायन करने पर मजबूर थे। विशेषकर मेरे आदिवासी भाई बहनों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब आज गुजरात जहां है वो गुजरात में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिश्रम का परिणाम है। कुछ ही वर्षों में गुजरात के लोगों ने अपने गुजरात की तस्वीर बदल दी है। भाइयों और बहनों, गुजरात के विकास के और ऊंचाई देने वाले गुजरात के संतुलित विकास के लिए हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में है हो, हम चौतरफा विकास को काम कर लिए आगे बढ़ रहे हैं। बीते 55 महीनों में सरकार ने उमरगांव से अंबाजी तक यानी राज्य की पूर्व पट्टी आदिवासी बाहुल्य इलाका, उमरगांव से जखौ यानी हमारे समुद्री तट वाली तटीय इलाका और आबू से दहानू तक, राजस्थान से महाराष्ट्र तक, ये हमारे गुजरात का मध्यपुरी पट्टी यानी केंद्रीय गुजरात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के अनेक कार्य शुरू किए हैं और एक बड़े उसका प्लानिंग करके किया है। पूर्व में आदिवासी पट्टी, पश्चिम के छोर पर मछुआरे लोग और बीच में हमारा अहमदाबाद, बड़ौदा, पालनपुर, वापी, तापी सब। अगर मैं पहले उमरगांव से अंबाजी की बात करूं तो सरकार ने इस क्षेत्र में आदिवासी भाई बहनों के जीवन को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया। इस क्षेत्र के सभी गांवों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जा चुकी है। यहां पानी की समस्या को दूर करने के लिए 2800 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई योजनाओं पर काम चल रहा है। नर्मदा जल पर आधारित दाहोद छोटा उदयपुर वाटर सप्लाई स्कीम हो, नर्मदा और तापी जिले के लिए पेयजल परियोजना हो, महिसागर जिले के लिए कड़ाना बांध पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम हो या फिर संखेड़ा पावी जोधपुर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम हो, इसका लाभ उमरगांव से अंबाजी बेल्ट के लाखों लोगों को मिला है। इस क्षेत्र में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। साबरकांठा में इजराइल के साथ मिलकर आधुनिक एग्रीकल्चर सेंटर पर भी काम हो रहा है। साथियों, सरकार के प्रयासों की वजह से आज गुजरात की पूरी आदिवासी आबादी की सिकल सेल एनीमिया की जांच के लिए स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इससे आदिवासी लोगों को तमाम चुनौतियों से निपटने में
मदद मिल रही है। सरकार ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, बड़े बड़े वादे करने वाले लोग गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में एक भी तहसील में, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तब तक एक भी 12th साइंस की स्कूल नहीं थी। बताइए, 2001 तक आदिवासी पट्टी में एक भी ट्राइबल बच्चों के लिए 12th साइंस की स्कूल नहीं थी। आज वहां मेडिकल कॉलेज बन रही है, यूनिवर्सिटियां बन रही है। विकास कैसे होता है, सपने कितने बड़े होते हैं और संकल्प को लेकर के कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, गुजरात एक केस स्टडी का विषय है। दोस्तों, वन बंधु कल्याण योजना के तहत सैकड़ों मॉडल आवासीय स्कूल, आश्रम स्कूल, एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं। 1100 से ज्यादा हॉस्टल का भी निर्माण हुआ है, जिसका लाभ 2 लाख से ज्यादा आदिवासी बच्चों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, नर्मदा जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत से बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है। सरकार द्वारा आदिवासी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस भी चलाई जा रही है। पहले आदिवासी छात्रों के लिए रिजर्व मेडिकल सीट खाली चली जाती थी, अब लगभग सभी सीटें भर रही है। दाहोद और पालनपुर में बनाए गए मेडिकल कॉलेज से इस इलाके में स्वास्थ्य सुविधा भी बहुत मजबूत हुई है। सरकार दाहोद के रेलवे वर्कशॉप के विस्तारीकरण भी काम कर रहा है। अभी आपने टीवी पे देखा होगा, हमारे जसवंत सिंह जी भाभोर वहां दाहोद के रेलवे यार्ड में थे और मैं यहां से उसको रिमोट से चालू कर रहा था। दाहोद रेलवे वर्कशॉप की क्षमता, दाहोद में एक परेल करके जगह है, मैं कभी उस जंगलों में काम करता था जब बहुत 30-40 साल पहले की बात है। ऐसा ही वीरान पड़ा था रेलवे का पूरा इलाका। हमने इसको फिर से जिंदा कर दिया और उसकी वर्कशॉप की क्षमता में 4 गुना बढ़ोतरी की गई है ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिले। अब तक वहां मालगाड़ी के सिर्फ 450 वैगनों की ओवरहोलिंग की जा सकती थी, अब इस क्षमता को साल में 1800 वैगन तक पहुंचा दिया गया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक दिन में 6 वैगन का काम, यानी कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सरकार पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को भी विकसित कर रही है। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से उसकी हाइट डबल है। ये भी गुजरात कर सकता है। और उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन के लिए देश भर में कितना उत्साह है, ये आप भली भांति जानते हैं। अंबाजी में भी विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं जारी हैं। इसी तरह सरकार राजपीपला में ट्राइबल म्यूजियम पर भी तेजी से काम करवा रही है। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आदिवासी समूह को वो सम्मान नहीं मिला था जिसके वो हकदार थे। ट्राइबल म्यूजियम बनवाकर सरकार आदिवासियों ने आजादी के जंग में जो योगदान दिया था उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। साथियों, गुजरात की सामुद्रिक ताकत से दुनिया भली भांति परिचित है। उमरगांव से लेकर के जखौ कच्छ में तक पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान का सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात के पास है। आज भी हमारी सामुद्री ताकत को बढ़ाता है। इस इलाके के विकास के लिए अनेक परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। गोगा से दहेज के बीच रोरो फेरी चलाने से लोगों के लिए आना जाना आसान हुआ है और उनके समय और पैसे की भी बचत हो रही है। सौनी योजना पर आधारित सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं ने इस इलाके में पानी का संकट काफी हद तक कम किया है। अब सरकार ने समुद्री जल से साफ पानी निकालने की योजनाओं को भी गति दी है।
जोड़िया समेत 6 और जगह पर डिसैलिनेशन का काम शुरू हो रहा है। इस पूरी कोस्टल बेल्ट के विकास के लिए, यहां की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना स्वीकृत की है। अकेले गुजरात के समुद्री तट पर 75,000 करोड़ रुपया सरकार ने द्वारका में मरीन पुलिस एकेडमी की भी स्थापना की है। भाइयों और बहनों, हम देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोने का भी काम कर रहे हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह को समर्पित दांडी स्मारक का अभी कुछ हफ्ते पहले ही लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला था। और आज एक ऐसी चीज का शिलान्यास हो रहा है जिसकी पूरी दुनिया में गूंज होने वाली है। ये छोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं, पूरे विश्व में सबसे पहला, हजारों साल पुराना सबसे पहला बंदर, ये गुजरात के लोथल का बंदर, 5,000 साल पुराना बंदर। अगर दुनिया के किसी के पास ऐसी कोई जगह होती तो पूरी दुनिया को पागल करके छोड़ देता दोस्त। लेकिन अब जब मुझे भारत सरकार में बैठ करके सेवा करने का मौका मिला है, तो आज लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया गया है। हिंदुस्तान की सामुद्रिक शक्ति, दुनिया के संदर्भ में सामुद्रिक शक्ति, 5,000 साल का हमारा सामुद्रिक जीवन को लेकर के ये ऐतिहासिक म्यूजियम बनने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं पूरे विश्व का कितना बड़ा टूरिज्म हमारे लोथल में आने को मजबूर हो जाएगा। गुजरात को रोजी रोटी के लिए कितनी बड़ी सुविधाएं हो जाएगी। साथियों, लोथल हमारी सामुद्रिक ताकत का प्रतीक रहा है। दुनिया के अनेक देशों के लोग, वहां नजदीक में वल्लभी यूनिवर्सिटी थे, वहां लोग आया करते थे, अध्ययन करने के लिए पहुंचते थे कि कैसे ये पोर्ट काम कर रहा है और इस क्षेत्र के व्यापार को बढ़ाने में मदद कर रहा है। कहते एक समय था जब सैकड़ों की तादाद में वहां झंडे फहरते थे और दुनिया के कई देश के झंडे वहां फहराया करते थे। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हमें उसी गौरव का एहसास कराएगा। और ये भी मैं बता दूं, आज मैंने इसका शिलान्यास किया है, उद्घाटन कौन करेगा? कौन करेगा? मुझे विश्वास है देश के आशीर्वाद मेरे साथ है, उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम भी होंगे, थीम पार्क भी होंगे, रिसर्च सेंटर भी होगा, होटल और रिसोर्ट भी होंगे। यानी ये भारत की समृद्ध सामुद्रिक विरासत से दुनिया को परिचित कराने का माध्यम तो बनेगा ही, साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी जरिया बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स के तौर पर भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई विरासत मिलने जा रही है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी